नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर सेकंड, जो कि इसका एक क्लास में ले चुका हूँ। जो कि इसमें एक क्लास में मैंने आपको इसके 4 टॉपिक बता दिए हैं और कुछ उसमें प्राकृतिक अम्ल भी मैं आपको बता दिया कि एग्ज़ाम में वो आया हुए हैं। और जिसमें 4 टॉपिक जो था आपका, एक तो ब्रंजक चूर्ण बताया था, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 4 टॉपिक मैंने आपको बता दिए थे। तो इसी के उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, इसी चैप्टर को, सेकंड वाले को, साइंस में। तो ये भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ क्या क्या इसमें आईएमपी पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो समझ लेना आप लोग। और अगर आपको सेपरेट इसकी क्लास चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख, वो तो मिल ही जाएगी प्ले लिस्ट में। और साथ ही साथ आपको डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप भी डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड करने से तो ये बेनिफिट मिलेगा कि सारे पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप में। और साथ ही साथ हमने 2 कोर्स भी उसमें लॉन्च कर दिए। पहला तो उसमें क्लास 10 का इंग्लिश ग्रामर का कोर्स भी लॉन्च कर दिया और साथ ही साइंस का भी। उसमें कोर्स लेने से ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़ेगा, एक ही आप ऐप को परचेस करोगे और उसमें सारा का सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। और साथ साथ पूरा चैप्टर वाइज भी मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, वो ज़रूर आप परचेस कर लेना। पहली बार क्लास में आए हो, और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि ये चैप्टर 2 है। इसमें अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसमें सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि अम्ल और क्षारक होता क्या है। अम्ल, क्षारक, लवण, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये लिखा है अम्ल। अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड बोला जाता है इंग्लिश में। तो सबसे पहले देखो, ये 1 2 3 4 4 लाइन जो दी है, तो इसमें से आप 2 लाइन याद कर सकते हो। तो क्या है, पढ़ना पड़ेगा कि अम्ल क्या होता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, याद रखना। स्वाद का मतलब जब अपन इसको चेक करते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं अपने जीभ के द्वारा, तो उसका इसमें टेस्ट कैसा आता है? खट्टा आता है, पहली चीज़ याद रखना। उसके बाद ये लिखा है, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। एक पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है, जब इसमें अपन नीले कलर डालेंगे पेपर के द्वारा तो वो लाल रंग में बदल देता है। यार, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। फिर उसके बाद आता है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जलीय विलयन का मतलब ये होता है कि जैसे अपन ने पानी में किसी चीज़ को घोरा तो वो घुल जाएगा। घुलने के बाद इसमें कौन सा आयन आता है? H+, हाइड्रोजन प्लस आयन आता है। फिर उसके बाद ये लिखा, एसिड शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है। एसिड जो लिया है, कौन सी लैंग्वेज से लिया? लेटिन भाषा से लिया गया है। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या निकलेगी? खट्टा। सीधा से अम्ल मतलब सीधा से समझो आप, खट्टा। अम्ल का मतलब क्या होता है? खट्टा। अब जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह के हिसाब से आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो था अपन ने अम्ल के बारे में। आपको ये कुछ ओनली एक एक दो बार पढ़ लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेता है कि प्रबल अम्ल क्या होता है आपका? HCl प्रबल अम्ल होता है, H2SO4 होता है, और HNO3 भी हमारा कौन सा होता है? प्रबल अम्ल होता है। उसके बाद दुर्बल अम्ल क्या होता है? CH3COOH। लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सारे के सारे दुर्बल होते हैं। फिर आता है सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। इसमें याद रखना, सांद्र अम्ल का मतलब ये होता है, इसमें अम्ल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, और जल मतलब पानी। पानी एक ये मान लो कि ना के बराबर पाया जाता है, वो को क्या कहलाता है? आपका सांद्र अम्ल कहलाता है। उसके बाद तनु अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक। मतलब इसका उल्टा कर दो आप, तो सांद्र का उल्टा क्या हो जाएगा? तनु। सांद्र में क्या हो रहा है कि अम्ल अधिक मात्रा में होता है, इसमें क्या होता है? अम्ल जो होता है कम मात्रा में, अल्प मतलब कम होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। इसी का रिवर्स कर दिया तो ये सांद्र अम्ल होगा, ये तनु अम्ल होगा। तो ये था अम्ल के बारे में बताया था मैंने। अब उसके बाद आपको बता रहा हूँ मैं क्षारक। क्षारक क्या होता है? क्षारक को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो ये क्या होता है? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अब उल्टा करना है, वो अम्ल का मतलब खट्टा, क्षारक का मतलब कड़वा। वो क्या कर रहा है? नीले लिटमस को लाल में कर रहा है। ये क्या कर रहा है? लाल लिटमस को नीले में। बताओ, उल्टा करना है आप तो सीधा सीधा ये समझ लो। और उसमें क्या होता है, जब जल में अपन घोलेंगे तो H+ आयन देता है। इसको जब जल में घोलेंगे तो ये OH- आयन देता है, याद रखना। बस इसमें याद करने का क्या है कि अम्ल जो रहेगा H+ आयन देता है, पहली चीज़। और क्षारक जो रहे कौन सा देता है? OH- आयन देता है। तो इसका आपको रिवर्स याद करना। तो अम्ल क्षारक में क्या करना है, या तो अम्ल अच्छे से कर लो, तो क्षारक का पूरा रिवर्स कर देना, उसका उल्टा हो जाता है। फिर इसमें आपको कुछ प्रबल क्षारक याद करने पड़ेंगे। तो प्रबल क्षारक क्या है आपका? NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस।
फिर दुर्बल क्षारक क्या होता है, NH4OH हो जाएगा। क्षार, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील का मतलब होता है जल में अच्छी तरीके से घुल जाना या मिल जाना। फिर उसका लवण को, जैसे हिंदी में नहीं आ रहा, साल्ट समझ लो। तो ये क्या होता है, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया होती है। लवण क्या होता है, अम्ल और क्षारक जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे, जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, आपका लवण बनता है। लवण मतलब होता है आपका नमक, जैसे नमक समझ ली, NaCl। सोडियम और क्लोरीन को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनता है, आपका लवण बनता है। आया सबको समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपको क्या क्या टॉपिक आपको दिमाग में फिट करना है कि अम्ल क्या होता है, अम्ल को अदर लैंग्वेज और क्या बोला जाता है। फिर कुछ आपको प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल समझ लीजिए। सांद्र और तनु अम्ल क्या होता है। फिर उसके बाद आपको बेटा क्षारक अम्ल, क्षारक क्या होता है ये पढ़ लीजिए। उसका रिवर्स कर दो आप तो अम्ल का, तो वो क्षारक हो जाता है। अब आता है तुम्हारा अगला टॉपिक जो आता है, क्योंकि इसमें सेकंड चैप्टर में आता ही आता है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला भी। तो ये क्या लिखा, अगला टॉपिक लिखा सूचक। सूचक का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर। इंडिकेटर होता है। सूचक नाम से समझ में आ रहा, सूचक, सूचक मतलब सूचना समझ लो आप, कि हमें किसी तरह से किसी को या सूचना। या इंडिकेटर का मतलब ये सब, अपन गाड़ी वगैरह होती है तो उसमें 2 इंडिकेटर देते हैं कि किस साइड जाना, तो वो अपन को क्या करता है, वो सूचना मिल जाती है कि भाई इसको लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना सूचक का मतलब क्या होता है। तो अब देखिए आप पढ़ लेते हैं, अपन साइंस की लैंग्वेज में समझते हैं भैया, कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। अब सूचक हमें क्या सूचना देता है कि कोई भी विलयन है, अपन ने क्या करा, कोई भी एक पदार्थ लिया, उस पदार्थ में अपन को ये मालूम पड़ेगा कि भैया ये कि इसमें अम्ल है कि क्षारक है। ये सूचना हमें कौन देता, सूचक देता है। सूचक का काम क्या होता है, सूचना देना। वो सूचना किसकी देगा अपने को, अम्ल और क्षारक की देगा, कि इसमें अम्ल और क्षार उपस्थित हैं कि नहीं है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक के माध्यम से बदल जाता है। इनका रंग और गंध वो किसके द्वारा बदलेगा, अम्ल और क्षारक के द्वारा। अगर मान लो कि अपन ने चेक किया कि विलयन कैसा, और उन्होंने बताया अम्ल है तो अम्लीय है, तो अपन समझ जाएंगे कि अम्लीय है तो इसका स्वाद कैसा, वो खट्टा होगा। पहली चीज खट्टा होगा। उसके बाद अम्ल हमारा क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, ये रंग भी समझ जाएंगे अपन। फिर उसके बाद अगर मान लो कि उसने बता दिया कि भैया क्षारक है, तो क्षारक में फिर अपन क्या करेंगे, क्षारक में अपन देखेंगे कि यार हाँ यार ये तो क्षारक आ रहा है, तो यार क्षारक का रंग जो होता है कैसा होगा, लाल को नीले में बदल देता है, और इसका आपका स्वाद कैसा होगा, कड़वा होगा। तो ये चीज़ आपको 3 टॉपिक दिमाग में फिट कर लेना, अम्ल, क्षारक और सूचक क्या होता है। अब आपको बेटा सूचक तो समझ गया, सूचक का मतलब क्या होता है। सूचक हमें अम्ल और क्षार की क्या कहते हैं, सूचना देता है कि इसमें गंध और स्वाद किस टाइप से आ रहा है, वो आपको सूचक का काम करता है, सूचक देता है आपको सूचना। उसके बाद आता है आपका सूचक के प्रकार। तो सूचक के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम, कृत्रिम का एक और नाम होता है संश्लेषित सूचक, फिर आता है गंधीय सूचक। अब इसमें प्राकृतिक सूचक क्या होता है, ये पौधों में पाए जाते हैं। पहली चीज प्राकृतिक, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, प्राकृतिक यानी कि नेचर। तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है, ये पौधों में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पौधे के फूल, हल्दी। तो ये आपको ध्यान रखना, प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या होता है, जो पौधों में पाए जाते हैं। सिंपल सा आपको इतना याद रखना है बस। फिर आता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम का होता है, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। कृत्रिम मतलब क्या होता है, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। गंधीय सूचक का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, गंध। गंधीय मतलब गंध। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। कौन से गंध जो रहेगा, या तो अम्ल में बदल जाएगी या तो क्षारक में बदल जाएगी। आपको इतना याद रखना। फिर बेटा ये आपको दिमाग में रखना है कि ये जो बताया कि ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेता है, तो ये तो आप एक एक बार रीड करना है, याद ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि यार रटना है, नहीं। आपको बस ऐसा ऑब्जेक्टिव, हाँ लिटमस जो रहेगा आपके अम्ल के साथ अगर परिवर्तन बदलाव होगा तो लाल कर देगा, क्षार के साथ करेगा नीला करेगा। लाल पत्ता गोभी का रस लाल होता है, हरा कर देगा। हल्दी कोई बदलाव नहीं होगा, लाल हो जाएगा, क्षार के साथ करेगा तो। हाइड्रेजिया के फूल का रस नीला होता है, इसके साथ करेगा तो गुलाबी हो जाएगा।
तो मैं बता दे रहा हूँ, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक एक बार आपको ओनली रीड करना है। अब आपको बेटा इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। क्या टॉपिक है आपका? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखो हम इसकी दो परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूँ, दो डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो आपको सिंपल लगे वो आप इसमें मेंशन करके आप लिख सकते हो और याद भी कर सकते हो। क्या है कि जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये समझ सकते हैं कि अम्ल और क्षारक के द्वारा जो कि प्रभाव मतलब समाप्त हो जाता है। ये समाप्त का मतलब ये होता है ना तो अपन उसको गंध आ रही है अपने में, ना तो उसमें अपन किसी तरीके का स्वाद आ रहा है, तो वो सब चीज़ क्या जाती है, समाप्त होती है। उसको क्या कहते हैं अपन? उदासीनीकरण। और उदासीनीकरण का मतलब ये होता है कि इस पर किसी तरह से कोई चार्ज वगैरह नहीं हो रही है, सिंपल लैंग्वेज में तो उदासीन जिसको बोला जाता है। अब जैसे मान लो आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही, तो आप एक और परिभाषा याद कर सकते हो, ये वाली। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाए, वह अभिक्रिया ही उदासीनी अभिकरण क्रिया कहलाती है। आप ये भी याद कर सकते हो या फिर ये याद कर सकते हो। इसमें क्या बोला है देखो, ये समझ गए आपकी नहीं? आपको ये समझना है कि ऐसी अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार जब इनका प्रभाव क्या कर दे, वो समाप्त कर। प्रभाव का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन को नहीं मालूम पड़ रहा है कि भैया इसमें कि अम्ल है कि ये क्षार, ये अपन पहचान ही नहीं पा रहा, वो सब समाप्त कर देता है। उसको अपन क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। या वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाए, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल क्या है? NaOH, NaOH ये हमारा क्षार होता है। फिर उसके बाद अम्ल क्या होता है? HCl, HCl हमारा अम्ल होता है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो NaCl मतलब आपका लवण नमक बनेगा। उसके बाद एक प्लस H2O क्या हो जाएगा? जल हो। देखो अम्ल क्षार, यही बोला ना मैंने, अम्ल क्षार। देखो इससे रिएक्शन ये समझ गया, ये क्या हो जाएगा? अम्ल, ये क्या हो जाएगा? क्षार यानी कि क्षारक। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? लवण और जल बनाएगा। आया सबको समझ में नहीं गया? तो आपको इसमें डेफिनेशन विथ एक एग्जाम्पल ही पढ़ना है। अब बेटा आपको बता रहा हूँ, यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल के बारे में पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि डिफाइंड पीएच स्केल, पीएच स्केल किसे कहते हैं, इनका महत्व को बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो पहली चीज़ अपन समझते हैं पीएच स्केल। तो इसमें पी जो है ये ग्रीक भाषा से आया है। पी कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा, ग्रीक एक लैंग्वेज है। पी जो होता है पोटेंस जिसको बोलता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ या पावर। पी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ या पावर बोला जाता है। अब एच भी आ रहा, पी एच के साथ में एच भी तो है। एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन बोला जाता है। और हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है चार्ज। कि बताइए कि आयन मतलब क्या होता है? चार्ज। कि भाई इससे बताइए कि पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो इस पर H प्लस की सांद्रता होगी। तो इसमें आपको एक परिभाषा भी आपको याद कर लेना है। तो परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ की शक्ति और H प्लस की सांद्रता यह निर्धारित करती है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। अगर मान लो हमें कोई पदार्थ है, अगर उसको पहचानना है तो उसकी पहले हम क्या करेंगे? उसकी शक्ति, क्योंकि उसमें कितना पावर है, और उसके साथ साथ करेंगे कि H प्लस आयन, H प्लस पे क्या सांद्रता उस पर निर्भर करेगी। इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई कि वो अम्ल है कि क्षार है। तो आपको क्या दिमाग में रखना? शक्ति और H प्लस आयन ध्यान रखना। फिर उसके बाद एक आपको ये थोड़ा सा एक स्केल बना देना, आप लोग एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर देना। सबसे पहले याद रखना जो पीएच स्केल जो होता है, इसमें सबसे नंबर कितना हो? 0 से 14 तक इसमें होता है। एक स्केल होता है पीएच स्केल। तो देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सब दिया हुआ है। अब आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ कि 0 से 7 के इस साइड में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेता है कि 0 से 7 के बीच में क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा अम्लीय होता है। फिर उसके बाद आपका जो 7 से 14 तक जो होता है वो क्या होता है? हमारा क्षारीय होता है।
ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता ही पूछता है कि बताइए बेटा 7 से 14 के बीच में क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्षारीय होता है। 0 से 7 के बीच में क्या होता है, अम्लीय होता है। अब आपको बता दे रहा हूँ कि जो बीच में आया है, ठीक है, यहाँ पे जो बीच में रहेगा, तो अब इधर अपन मैं आपको समझाना, जब जैसे यहाँ 7 से अब इस साइड जाएगा तो ये क्या होता है, कम ज़्यादा सबसे ज़्यादा, इसमें अपोजिट चलता है, कम ज़्यादा सबसे ज़्यादा, जैसे इंक्रीज और इंक्रीज 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 चलता जाएगा। तो इसमें आपको इतना चीज़ याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए आप लोग, जैसे अपन ने इसमें लिख दिया ए जो रहेगा, किसी ने पूछा कि 1 नंबर पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब ताकत ज़्यादा होगी। 3 पे आएगा मॉडरेट, मतलब मीडियम होता है। सी मतलब पे अगर 6 पे नंबर पे क्या होता है, बीक एसिड होता है। ये कभी कभी नंबर पे आपसे पूछ लेता है। एक्स नंबर को 9 देती है तो इसमें बीक हो जाएगा। 12 पे क्या होता है, मॉडरेट होता है। 40 पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे यहाँ पे कम होगा, अगर इसके बाद यहाँ पहुँचे, अगर किसी ने पूछा कि 8 नंबर पे बताइए क्या होता है, तो अपन क्या बताएंगे, 8 नंबर पे जो हमारा बेसिक जो होता है, बेस जो होता है वो कैसा होता है, कम होता है। या क्षार कैसा होता है, कम होता है। अगर 10 नंबर पे बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर वहीं पूछा मैंने कि 14 नंबर पे, तो आप क्या बताओ, सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, क्षारीय होता है। ऐसे ही इसका रिवर्स में अगर बात करते हैं कि अगर आपसे 6 नंबर पे पूछा कि बताइए इसका क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, अम्लीय होता है। कैसा होता है, कम होता है। 4 पे आ गए तो अम्लीय होता है, कैसा होता है, ज़्यादा होता है। फिर अगर 1 पे पहुँच जाऊँगा तो सबसे ज़्यादा, 0 पे जाएगा सबसे ज़्यादा क्या होता है, तुम्हारा अम्ल होता है। इसको इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट माइंड में बिठा लेना है कि जो पीएच रहेगा, पीएच 7 के अगर इक्वल 7 के 7 के बराबर होगा तो हमेशा उसको क्या आएगा, वो उदासीन होता है। 7 पे अगर आता है पीएच स्केल, उसको उदासीन बोला जाता है। पीएच स्केल 7 से ये क्या होता है, हमेशा कम। कम में क्या होता है, अम्ल होता है। ज़्यादा में कौन सा होता है, क्षार। ठीक है, ये साइन का ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ करते हैं। ये होता है आपका कम कम, और ये इधर का मतलब होता है ज़्यादा, लेस देन और ग्रेटर देन इसको बोला जाता है। तो पीएच स्केल में आपको इतना याद रखना है। एक लाइन ये भी याद कर लेना कि यह स्केल 0 से 14, यह स्केल क्या होता है, 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 0 से 14 के लिए हमें पीएच स्केल ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पीएच स्केल में स्टार्ट होता है कि हमें दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हमें कहाँ कहाँ करना है। चलिए यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पहला क्या लिखा हुआ है, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो क्या बताया कि हमारा जो शरीर जो होता है 7.0 से 7.8 पीएच पर परास रेंज के बीच कार्य करता है। तो जो शरीर जो रहेगा, जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारा शरीर का पीएच कितने से कितने तक होता है, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। उसके बाद वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है। याद रखना, वर्षा का पीएच मान डायरेक्ट पूछ दिया तो क्या बताओगे, 5.6 होता है। वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है। और अगर 7 से कम होता है तो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। 7 से ज़्यादा होता है तो क्या कहलाता है, आपका क्षारीय कहलाता है। अगर फिक्स 7 आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। इतना तो आप रट दो दिमाग में, अपना फिट कर लो। अब आता है इसके बाद मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच मान क्या है कि अच्छी उपज के लिए, उपज मतलब फसल वगैरह को बोने के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास मतलब रेंज होता है की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक होता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। तो पढ़ने से समझ में आएगा कि जैसे मान लो कि अगर पौधा वगैरह है या फसल वगैरह है, अगर उसको हमें वृद्धि करना है, उसकी जैसे ग्रोथ वगैरह करना है, तो अपन देखेंगे भाई वहाँ की मिट्टी कैसी, क्या किसान देखते हैं। तो मिट्टी के हिसाब से वो क्या करते हैं, उनका पीएच मान कम और ज़्यादा वो कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना, वो मिट्टी पे डिपेंड करेगा उस टाइम पे पीएच मान। उसके बाद हमारे पाचन तंत्र का पीएच, तो हमारा उदर स्टोमच हाइड्रोक्सिलिक अम्ल HCl, ये क्या लिखा, उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। उदर मतलब जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है, पेट में गैस बनने लगती है, याद रखना। तो पेट में गैस बनने लगती है तो क्या होता है कि हमारे पेट में दर्द और जलन
होने लगती, कभी कभी देखा होगा गले में भी जलन होता है खाना वगैरह खाने के बाद थोड़े टाइम बाद। तो उसमें क्या होता है कि फिर अपने को इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखें, क्योंकि जब अम्ल और क्षार जब बढ़ जाएगा तो उनको लेवल पे लाना पड़ेगा, और लेवल पे मतलब बराबर लाने के लिए वो कहाँ तक लाना पड़ेगा, हमें उसे उदासीन करना पड़ेगा, क्योंकि उदासीन पे ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, बीच में साथ हो जाता है, फिर उदासीन कहलाता है। ये आपको दिमाग में रखना। उसके बाद पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन, अगर मान लो पीएच मान हमारा कम ज़्यादा जब बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो दंत मतलब दांत, तो दांतों पे क्या प्रभाव पड़ता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे अपने दांत दाढ़ों में कीड़े लग जाते हैं तो अपन ठंडा पानी पे तो झंझनाहट टाइप की होती है, याद रखना। तो ये बताया है कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय मतलब क्या होता है, हानि या नुकसान प्रारंभ हो जाता है। कब होता है, जब पीएच मान 5.5 से क्या होता है, कम होता है। उसके बाद बेटा फिर ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ रहा था, कभी कभी डायरेक्ट भी आता है कि दैनिक जीवन में पीएच मान के 2 महत्व को बताइए, तो इतने में से आपको 2 से 3 आपको पढ़ना है, टेंशन ज़्यादा लेना नहीं है। उसके बाद दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने से पर संचारित हो जाता है। संचारित हो जाता है मतलब उसमें धीरे धीरे नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक के मात्रा को उदासीन किया जाता है। जैसे मान लो कि भैया कि अगर जैसे मान लो कि दर्द हो ज़्यादा वगैरह हो रहा है दाढ़ वगैरह में, तो अपन क्या करते हैं, पेस्ट वगैरह का उपयोग करते हैं। फिर उसको कहाँ तक यूज़ करना पड़ता है, जब तक कि वो उदासीन ना हो जाए। उसके बाद लिखा है पशुओं एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी जब काटती है ना, वो याद रखना एक अम्ल छोड़ती है। मधुमक्खी जब भी काटेगी तो उसमें क्या एक अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। याद रखना, जिसको अपन डंक बोलते हैं, डंक, वो एक डंक छोड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना भी है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। याद रखना, अगर जैसे मान लो कि आपको मधुमक्खी काट लेती है तो आपको आराम चाहिए, तो क्या करना, किसका उपयोग करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा का। लेकिन अभी के टाइम में क्या करते हैं, या तो वो सिक्का होता है, लोहे की चीज़ जो होती है उसका उपयोग करते हैं, वो रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना भैया, करा हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर नेटल पूछा है कि नेटल के डंक वाले वाल मेसेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक पत्ती के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि आपको काट ले, तो ये पत्ती के द्वारा पत्ती को रगड़ देंगे, उससे भी हो जाता है। तो ये तो इस तरीके से मैंने आपको ये सब बता दिया है। तो सेकंड चैप्टर में आपको इतना टॉपिक ही पढ़ना। प्राकृतिक अम्ल पेपर में पूछता है, ठीक है, ये इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है पहले बता दे रहा हूँ आपको। प्राकृतिक स्रोत या अम्ल आपको पूछेगा, प्राकृतिक स्रोत में या पूछेगा इसमें बताइए कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। सबसे पहले लिखा है सिरका, ठीक, क्या है, सिरका। तो सिरके में आपको याद होना चाहिए तो कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। उसके बाद संतरा जो होता है, संतरा में कौन सा होता है, सीट्रिक अम्ल होता है। संतरे में कौन सा होता है, सीट्रिक अम्ल। उसके बाद इमली जो होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। फिर आपसे पूछ लेगा कि बताइए बेटा कि खट्टा दूध या दही, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसका नींबू में कौन सा पाया जाता है, सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर चींटी का डंक, चींटी का डंक में कौन सा पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फिर नेटल का डंक, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब जैसे एग्जाम में क्या होता है, आपसे इसमें बीच में से कोई सा भी पूछ सकता है, या पूछा इनने बीच में से बताइए कि चींटी का डंक जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। या आपसे पूछ लिया कि बताओ बेटा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या याद रखोगे, सीट्रिक अम्ल याद रखोगे।
फिर आपसे पूछ दिया कि इमली में कौन सा होता है, तो इमली में क्या रखो, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये आपसे पूछ दिया कि टमाटर में कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, बस इसमें याद रखना पड़ेगा कौन से में क्या अम्ल पाया जाता है, एग्जाम में आपसे पूछता ही पूछता है। तो ये पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद धोने का सोडा क्या होता है, उसके बाद व्यंजक चूर्ण क्या होता है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। और इन टॉपिक के अंदर आपको देखो, पहले बेकिंग सोडा का आपको रासायनिक नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, फिर इसका समीकरण क्या होता है, फिर इसका उपयोग क्या होता है। तो हर इन चारों टॉपिक के अपन को चार चार टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना बेकिंग सोडा, ठीक है। तो पहले बेकिंग सोडा जो लिखा है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaSCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। Na मतलब सोडियम होता है, H मतलब हाइड्रोजन होता है, CO3 होता है कार्बोनेट, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका कहाँ कहाँ इसका प्रिपरेशन मतलब होता है कि इसको कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है, कैसे इसकी विधि होती बनाने की, ठीक है। तो वो आप समझना। सबसे पहले क्या लिखा है, औद्योगिक रूप से सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन के लिए सॉल्वे प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। याद रखना, औद्योगिक मतलब जो भी इंडस्ट्रियल वाला एरिया जो होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वगैरह होता है, उनमें अपन सॉल्वे प्रक्रिया के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, अमोनिया और नमकीन घोल को कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन सब का कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी का, अमोनिया का, नमकीन घोल रहता है, उन सबको मिलाते हैं, कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फिर उसके बाद याद रखना है आपको, क्या पढ़ना है कि इस प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सस्ती होती है। याद रखना, इसका उपयोग अपन क्यों करते हैं बेटा, ये सबसे सस्ती होती है, ठीक है। और यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो गंधहीन होता है। गंधहीन मतलब इसमें बदबू आती है, याद रखना, ठीक है, गंध आती है इसमें। उसके बाद आपको इसकी रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, क्या होती है इसकी रिएक्शन, NaCl प्लस H2O। NaCl ये नमक होगा, ये पानी होगा, ये अमोनिया होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बोनेट बोल दो इसको। जब ये सब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaSCO3 प्लस NaH4Cl। तो ये इसकी क्या होगी, रिएक्शन, ठीक है। अब इसके पढ़ते हैं अपन उपयोग। तो पहला उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा का उपयोग केक बनाने के लिए भी किया जाता है। किसके लिए करते हैं इसका, केक बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर बालों को धोने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, बालों को धोने में भी इसका उपयोग करते हैं। फिर बेकिंग सोडा पीने के फायदे भी होते हैं, इसको बेकिंग सोडा को पियेंगे तो इसके फायदे भी होते हैं, इसलिए इसे पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं, पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं, इसका फायदा होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग फेस पैक के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, फेस पैक के रूप में करते हैं। फिर उसके बाद फलों और सब्जियों को धोने के लिए या दाग धब्बे को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पहला आपको बता दिया है, जिसमें आपको रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण और उपयोग, इतनी चीज आपको याद करना है। अब इसके बाद बेटा इसका जो सेकंड आता है टॉपिक क्या है, धोने का सोडा। धोने का सोडा जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका मतलब 10 होता है, ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है, ये आया। फिर उसके बाद देखो, ये मैंने छांट छांट कर लाइन लिख कर आया हूँ आपके लिए, ताकि याद करने में थोड़ा इजी रहे और क्वेश्चन भी थोड़ा आपका बड़ा हो जाए, ठीक है। तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है, यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, जिसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, कपड़े धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद यह पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये कैसा है, एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, और यह पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। उसके बाद
वॉशिंग सोडा में डिटर्जेंट या सफाई के गुण होते हैं क्योंकि यह गंदे कपड़े से गंदगी और तेल धब्बे को हटा सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा इतना। फिर उसके बाद ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। क्या है रिएक्शन? Na2CO3 प्लस 10H2O। फिर ये रिएक्शन करेगी Na2CO3.10H2। ठीक है, अब इसका उपयोग मैं बता दे रहा हूँ आपको, उपयोग अच्छे से कर लेना भैया। क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, कपड़े धोने में तथा साबुन बनाने में इसका उपयोग करते हैं, जल की कठोरता को दूर करने में करते हैं, फिर आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग करते हैं, फिर कांच तथा कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा टॉपिक जो है क्या है? रासायनिक नाम। तीसरा टॉपिक आपका व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण में भी पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो रासायनिक नाम क्या होता है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl। ठीक है, क्या होता है? CaOCl2 होता है। फिर क्या लिखा है? चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, तो तब जब चूना के पानी होगा उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तब जाके हमारी ये रिएक्शन बनती, तब जाके CaOCl2 बनता है। तो CaOH2 प्लस Cl2, फिर ये रिएक्शन करेगा तो CaOCl2 प्लस H2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें क्या पॉइंट वाली बात याद रखनी पड़ेगी कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर इसका उत्पादन किया जाता है। फिर यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है, ठंडे जल में विलय है और वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्लोरीन गैस को ये देता है। उसके बाद इसके आपको उपयोग याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उपयोग में देखो, पहला वस्त्र उद्योग में सूत्री वस्त्र व लिनेन के व्यंजक के लिए किया। लिनेन मतलब एक पेपर होता है, उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग करते हैं। फिर जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। याद रखना, जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका लास्ट टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा? रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.1/2H2। हेमी का मतलब होता है आधा, तो आधा मतलब 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये लिखा आपका CaSO4.2H2O। फिर ये 373 के मतलब केल्विन, इस पे ये गर्म करेंगे और ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। याद रखना, CaSO4.2H2 जिप्सम का फॉर्मूला होता है। फिर ये लिखा CaSO4.1/2H2O प्लस 1 सही 1/2H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर देखिए आप, फिर क्या लिखा है? पानी का कुछ भाग जिप्सम अपने पास रख लेता है। याद रखना, ये जिप्सम कुछ पानी का कुछ भाग रख लेगा। फिर बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से। यह एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जिसका उपयोग पट्टियों के लिए तथा मूर्तिकला आदि कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है जो कि जिप्सम को गर्म करने के बाद प्राप्त होता है। मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कर लेना और फिर याद करोगे, आपको ये समझ में आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में क्या क्या पढ़ना है। फिर इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए पड़ा क्योंकि इसके निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला जिप्सम मुख्य रूप से पेरिस में पाया जाता है। ठीक है, जिप्सम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? पेरिस में। पेरिस में पाए जाने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। ठीक है, फिर इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में इसका उपयोग करते हैं। फिर सांचे और मॉडल बनाने में करते हैं। फिर चौक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से मैंने ये 4 टॉपिक आपको बताए, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। 101% ये आपको फाइनल पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। साइंस के पेपर में ये 4 टॉपिक में से एक ना एक टॉपिक जरूर पढ़ना है। तो मैं एक बार और पूरा का पूरा बता दे रहा हूँ। तो आपको देखो, सबसे पहली चीज़ तो माइंड में बिठा लेना है कि जो सेकंड जो रहेगा
तो सेकंड पार्ट में तो पहले आपको अब ये पढ़ना है कि भाई अम्ल क्या होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या माइंड में बिठा लेना है कि भैया क्षारक क्या होता है, 2 पॉइंट होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट सूचक क्या होता है, 3 हो गए। सूचक के प्रकार आपको रफली पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ओनली आपको पढ़ना है कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय, ये 3 पढ़ लो। उसके बाद देखो कितने टॉपिक माइंड में बैठा लेना है कि 1 2 3 टॉपिक हो गए। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो ये आपको दिमाग में पढ़ना, तो 4 टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद सीधा फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि भैया पीएच स्केल क्या होता है। क्या पढ़ना पड़ेगा, पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल की पहले परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। पीएच स्केल को बनाना आना चाहिए, कितने से कितने तक होता है, कि 0 से 7 को पीएच मान क्या होता है, 7 से 14 को क्या होता है, सिर्फ 7 पे अगर आए तो पीएच क्या होता है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अपने दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को आपको पता होना चाहिए कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व अपन कहाँ यूज़ करेंगे पीएच का। फिर ये क्विक रिवीजन आपको टाइप से बता दे रहा हूँ, ये आपको पढ़ना है इतना टॉपिक। उसके बाद बेटा देखिए आप, यहाँ से एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं बता चुका हूँ। ये आपको देखो बिरंजक चूर्ण पढ़ लेना अच्छे से, बेकिंग सोडा के बारे में आप पढ़ लेना। फिर जो दिया है इनके उपयोग, रासायनिक नाम वगैरह तो पढ़ना ही पढ़ना है। धोने का सोडा पढ़ लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ लेना। तो ये कुछ टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। इनका एक देखो मैंने ये और भी नोट्स बनाए थे जिसकी मैंने वीडियो बना दी, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास है, तो आप देख लेना, ये पूरा का पूरा इसी क्लास में आपको सब मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि आपको और क्या पढ़ना है इसमें। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको पूछता है, ये देखिए बेटा, ये जो कि इस साल के पेपर में आपको आया हुआ था, ठीक है, इस साल के पेपर में ये आपका आया हुआ था, तो ये भी आपको एक बार रीड करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पार्ट 2 के सारे आईएमपी क्वेश्चन या मान लो आईएमपी टॉपिक बताएं, तो इसी के बीच में से आपसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये सेकंड चैप्टर के एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपको बना दिए हैं।